वाक्य भेद के अंतर्गत हम रचना के आधार पर वाक्य भेद के विषय में जानेंगे कि वाक्य से तात्पर्य क्या है। यहाँ पर जानते हैं कि आप ये जानते हैं कि भाषा का उद्देश्य जो है वो संप्रेषण कहा जाता है, संप्रेषण है। संप्रेषण वार्तालाप के माध्यम से होता है और वार्तालाप की रचना विभिन्न वाक्यों के संयोग से होती है। अतः वार्तालाप की आधारभूत इकाई वाक्य माना जाता है। वाक्यों के द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है। वह अपनी बातों को किस प्रकार से संप्रेषित करता है, किस बात से, किस आधार पर वह अपनी बातों को आमने सामने पहुंचाता है, अर्थात अपने विचारों के विषय में किस प्रकार से बातचीत करता है, यह एक वार्तालाप करने का आधारभूत इकाई वाक्य कहा जाता है। बिना वाक्यों के हम आपस में बातें नहीं कर सकते। तो वाक्यों के द्वारा व्यक्ति अपने भावों को और अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। तो यहाँ पर वाक्यों की रचना, इसीलिए वाक्यों की रचना विभिन्न पदों और पदबंधों से होती है। वाक्य में आए हुए सभी पदबंध परस्पर मिलकर वक्ता के विचारों को या संदेश को प्रकट करते हैं। इस तरह यह कहा जा सकता है कि जो वाक्य है, वाक्य मानव मन के भावों को और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुतम इकाई माना जाता है, लघुतम इकाई है। तो इस प्रकार कैसे, यदि हम थोड़ा उदाहरण के रूप में देखें तो लोग जो हैं वो पार्क में बैठ कर के मस्ती कर रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, सब लोग बहस कर रहे हैं, किसान खेतों में हल चला रहे हैं, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। इन वाक्यों की रचना के विषय में यदि हम विशेष रूप से ध्यान दें तो हमें साफ हो जाता है कि वाक्यों की रचना मुख्यतः दो अंशों, कर्ता तथा क्रिया से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर क्रिया पदबंध के बिना तो वाक्य हो नहीं सकता। क्रिया पदबंध जो है उसके बिना वाक्य बन ही नहीं सकता। जब तक किसी वाक्य के अंतर्गत क्रिया नहीं है, क्रिया पदबंध नहीं है, तो वाक्य कैसे बनेगा। यदि हम लड़के ने बिल्ली को डंडे से, केवल इतना ही कहा जाए कि लड़के ने बिल्ली को डंडे से, अब ये वाक्य पूरा नहीं माना जाता है। तो अंश वाक्य नहीं कहा जा सकता, ये थोड़ा सा अंश है, क्योंकि इसमें क्रियापदबंध नहीं है। जब इसमें क्रियापदबंध को भी जोड़ दिया जाता है तभी हम इस वाक्य को पूरा मानते हैं, तभी वाक्य कहते हैं। जैसे लड़के ने बिल्ली को डंडे से मारा, तो इसमें क्रियापदबंध न होने के कारण इसको हम पूर्ण वाक्य नहीं कह सकते। इसीलिए इसमें क्रियापदबंध आने से पूर्ण वाक्य माना जाता है। अब हम देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य की रचना दो अंशों से होती है, एक उद्देश्य से और दूसरा विधेय। तो उद्देश्य वाक्य का वह भाग माना जाता है, वह हिस्सा माना जाता है जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है, वाक्य में कुछ कहा जाता है या विधान किया जाता है। इसके अंतर्गत कर्ता एवं कर्ता के विस्तारक आते हैं तथा विधेय वह अंश है जिसका विधान उद्देश्य के लिए किया जाता है
और विधेय के अंतर्गत क्रियापद बंध तथा उसके विस्तारक आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ हमारा उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय के अंतर्गत हम कुछ यहाँ वाक्य देखते हैं कि वाक्य है तो इसमें हम ये देखेंगे कि उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है। तो लड़का झूठ बोल रहा है। अब इस वाक्य के अंतर्गत हम देखेंगे कि उद्देश्य क्या हुआ, लड़का। बोलने वाला कौन है, लड़का। तो इसीलिए यहाँ पर ये लड़का जो है उद्देश्य माना जाता है, झूठ बोल रहा है तो ये विधेय माना जाता है। तो हमने आपको बताया कि जो उद्देश्य है वो विषय में अर्थात वाक्य में कुछ कहा जाता है या विधान किया जाता है, इसके अंतर्गत कौन आता है, कर्ता आता है। कर्ता के विस्तारक आते हैं अर्थात कर्ता। और विधेय कौन सा अंश होता है जिसका विधान उद्देश्य के लिए किया जाता है। उद्देश्य कौन हुआ, लड़का झूठ बोल रहा है, उद्देश्य है लड़का। और विधान अर्थात विधेय क्या हुआ, झूठ बोल रहा है। तो इसी प्रकार से एक अगला वाक्य देखते हैं, आपका लड़का झूठ बोल रहा है। तो आपका लड़का उद्देश्य हुआ और झूठ बोल रहा है ये विधेय हुआ। तो चोरी करने वाला लड़का अपने घर गया। अब उद्देश्य हम देखते हैं, चोरी करने वाला लड़का, ये उद्देश्य है कि चोरी करने वाला जो लड़का है उसे उद्देश्य कहा जाता है। और विधेय अपने घर गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ हमारा विधेय और उद्देश्य और विधेय। और भी अन्य उदाहरण हैं, इनको आप अच्छी तरह से देख लेना। तो वाक्य की यदि हम परिभाषा के विषय में विचार करें तो वाक्य की परिभाषा देखते हैं कि उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों और विचारों को संप्रेषित करता है अर्थात भेजता है, वाक्य कहलाता है। अब उसकी कौन सा माध्यम है, उसका वाक्य। वाक्यों के द्वारा ही वह वार्तालाप करता है, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों की बातों को अपने तक ग्रहण करता है, अपना ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से आदान प्रदान करने वाली जो माध्यम, आदान प्रदान करने वाला जो माध्यम होता है वही हमारा वाक्यों के द्वारा पूरा होता है। तो यही माध्यम जो है, जो वक्ता अपने भावों और विचारों को संप्रेषित करता है वो वाक्य कहलाता है। तो वाक्य की कुछ विशेषताएं होती हैं। प्रमुख विशेषताएं किस प्रकार की हैं कि वाक्य विचारों एवं भावों को व्यक्त करने वाली एक भाषिक इकाई मानी जाती है। तो दूसरा कहते हैं वाक्य की रचना विभिन्न पदों एवं पदबंधों से होती है। उसमें पद होते हैं, विभिन्न विभिन्न पद होते हैं, पदबंध होते हैं। तो आगे कहते हैं कि वाक्य दो प्रमुख घटक होते हैं। वाक्य के दो प्रमुख घटक माने जाते हैं। आपको हमने पहले बता दिया है, उद्देश्य और विधेय। बिना विधेय या क्रिया के पदबंध के कोई भी वाक्य नहीं बनता है। इसलिए विधेय या क्रिया पदबंध, बिना विधेय या क्रिया पदबंध के कोई भी वाक्य बन नहीं सकता। आगे कहते हैं वाक्य स्वयं में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य जो होता है वो स्वतंत्र अर्थात पूर्ण होता है, स्वतंत्र होता है। तो इस प्रकार से ये वाक्य की विशेषताएं हुई। इसमें हमें विशेष रूप से ध्यान रखना, वाक्य के भेद रचना के आधार पर, रचना की दृष्टि से सभी वाक्य एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ वाक्यों की रचना एक क्रियापद बंध के द्वारा होती है तो कुछ की रचना दो या दो से अधिक
क्रिया पदबंधों के द्वारा होती है। इनमें यदि उदाहरण के रूप में देखें तो एक क्रिया पदबंध वाले वाक्य जैसे लड़का बाजार गया है, ये लड़की खाना बना रही है। एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्य इस प्रकार से होते हैं, जो लड़का बाजार गया है वह मेरा भाई है। लड़का बाजार गया है और लड़की खाना बना रही है। ये हमारे एक से अधिक क्रियापदबंध वाले वाक्य माने जाते हैं। आप भी देख लीजिए, भाई है, जो लड़का बाजार गया है, ये एक वाक्य हुआ, वह मेरा भाई है। दो क्रियापदबंध इसमें आते हैं, तो इस तरह से ये एकाधिक क्रियापदबंध वाले वाक्य कहे जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्रियापदबंध वाले वाक्यों को सरल वाक्य कहा जाता है और एक से अधिक क्रियापदबंध वाले जो वाक्य हैं उनको हम जटिल वाक्य कहते हैं, वो जटिल वाक्य कहे जाते हैं। इसीलिए जिसमें एक क्रिया पदबंध आते हैं वो सरल वाक्य कहे जाते हैं और जिसमें एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्य आते हैं वह जटिल वाक्य कहे जाते हैं। तो सरल और जटिल वाक्य इस प्रकार से आपके सामने आए। तो इस तरह प्रत्येक भाषा के जटिल वाक्यों में दो तरह के उपवाक्य मिलते हैं। पहला जटिल वाक्य इस प्रकार का होता है कि उसमें सभी स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और दूसरा जटिल वाक्य इस प्रकार का, उसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा अन्य उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो यहाँ पर सरल वाक्य और एक एकाधिक क्रियापदबंध वाले वाक्य जिसको हम जटिल वाक्य कहते हैं, तो ये हुए। अब इसमें आप देख लीजिए कि उपवाक्य आश्रित उपवाक्य है। तीन में एक उपवाक्य आश्रित उपवाक्य है और दूसरा प्रधान उपवाक्य, जबकि वाक्य चार के दोनों उपवाक्य परस्पर स्वतंत्र उपवाक्य हैं। न कोई किसी का प्रधान है और न कोई किसी का आश्रित वाक्य है। तो स्वतंत्र उपवाक्यों को समानाधिकृत अर्थात जो समान अधिकार वाले होते हैं, जिनका समान अधिकार होता है, ऐसे उपवाक्य भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ जटिल वाक्य भी दो तरह के हो सकते हैं। ऐसे जटिल वाक्य जिनमें एक ही प्रधान उपवाक्य हो तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, एवं दूसरा जटिल वाक्य जिसके सभी उपवाक्य स्वतंत्र या समानाधिकृत उपवाक्य कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से जिस जटिल वाक्य में एक उपप्रधान उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य, और जिसमें सभी उपवाक्य समानाधिकृत उपवाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो, दूसरा आश्रित उपवाक्य तथा तीसरा स्वतंत्र उपवाक्य हो, जैसे प्रधान वाक्य, आश्रित उपवाक्य या स्वतंत्र उपवाक्य। जैसे अध्यापक को मालूम है कि रश्मि बीमार है और परीक्षा नहीं दे सकती। नेताजी ने कल कहा था कि देश पर संकट है, अतः सब लोगों को काम करना चाहिए। आगे कहते हैं, जब ट्रेन आएगी तब पुलिस सामान उठा लेगा और तुम पानी की बोतल ले आना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अध्यापक को मालूम है, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य, इससे आश्रित उपवाक्य कौन सा है कि रश्मि बीमार है, और स्वतंत्र वाक्य उपवाक्य कौन सा है, वह और परीक्षा नहीं दे सकती।
तो अध्यापक को मालूम है कि रश्मि बीमार है और परीक्षा नहीं दे सकती। तो इस प्रकार से ये हमारे वाक्य हुए। तो यहाँ पर सभी प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य और तीसरा स्वतंत्र उपवाक्य हैं। तो ऐसे जटिल वाक्यों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त मिश्र वाक्य। ऐसे जो जटिल वाक्य होते हैं इन्हें हम एक संयुक्त मिश्र वाक्य के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आगे देखते हैं वाक्यों के भेदों को इस प्रकार भी समझाया जा सकता है। कैसे कि वाक्य सरल, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सरल और जटिल। सरल कौन से होते हैं? एक क्रियापद बंध वाले वाक्य जिसमें एक क्रियापद बंध हो, और जटिल वाक्य एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले जो वाक्य होते हैं उन्हें हम जटिल वाक्य कहते हैं। अब जटिल वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? जटिल वाक्य 3 प्रकार के माने जाते हैं। एक संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त मिश्र वाक्य। अब यहाँ सभी उपवाक्य स्वतंत्र और समानाधिकृत होने चाहिए, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य एक प्रधान तथा अन्य आश्रित वाक्य हों, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। और संयुक्त मिश्र वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य, एक आश्रित वाक्य तथा एक स्वतंत्र उपवाक्य हो, उसे हम यहाँ पर संयुक्त मिश्र वाक्य बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हुआ 3 प्रकार के जटिल वाक्य। 3 प्रकार के जटिल हम सरल वाक्य जो सरल वाक्य है, सरल वाक्य विशेष रूप से इसमें इसके अंतर्गत जैसा हमने आपको ऊपर बता दिया, सरल वाक्यों के अंतर्गत जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय या एक ही क्रियापद बंध होता है वे सरल वाक्य कहे जाते हैं, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि कथनात्मक कुछ उदाहरण देते सरल वाक्यों के अंतर्गत अर्थ के आधार पर प्रायः सभी प्रकार के वाक्य आ सकते हैं। ये इसके अंतर्गत सरल वाक्यों के अंतर्गत ये सभी वाक्य यहाँ आ सकते हैं। कौन कौन से वाक्य? अब देखते हैं कथनात्मक या विधानवाचक सरल वाक्य, प्रश्नवाचक सरल वाक्य। इसमें सबसे पहला कथनात्मक विधानसभा सब लोग घर चले गए, सरल वाक्य। ये विधानवाचक। प्रश्नवाचक सरल वाक्य आपकी गाड़ी कहाँ है? इसके निषेधात्मक प्रश्नवाचक वाक्य भी आ सकते हैं, जैसे आपने खाना क्यों नहीं खाया। आगे कहते हैं कि आज्ञार्थक सरल वाक्य भी होता है, तू यहाँ से जा, कल जल्दी आ जाना। इसमें निषेधात्मक वाक्य के विषय में यदि विचार किया जाए, आज फिल्म मत देखना, तो निषेधात्मक सरल वाक्य भी होता है। बच्चे घर नहीं पहुंचे हैं। संभावनार्थक सरल वाक्य, शायद वह सही सलामत हो। इस वर्ग में निषेधात्मक वाक्य भी आ सकते हैं, जैसे शायद वहाँ बारिश न आई हो, शायद अभी फिल्म शुरू न हुई हो। अब इच्छार्थक सरल वाक्य, चलो अब खाना खाया जाए, आपकी यात्रा शुभ हो। ये इच्छार्थक सरल वाक्य कहे जाते हैं। और विस्मयादि बोधक
सरल वाक्य। इसके अंदर वाह कितनी बढ़िया कॉफ़ी बनाई है, छी बहुत बदबू है। तो ये हमारे विस्मय आदि विस्मय पैदा करने वाले सरल वाक्य, विस्मय आदि बोधक सरल वाक्य कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सारे के सारे सरल वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि ये सारे के सारे सरल वाक्य हुए। अब आता है जटिल वाक्य। जटिल वाक्य के अंतर्गत हम संयुक्त वाक्य, इसमें संयुक्त वाक्यों में सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं तथा प्रत्येक उपवाक्य का स्तर जो है वो समान होता है, इसीलिए इन उपवाक्यों को समानाधिकृत उपवाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्यों के उपवाक्य प्रायः औ, एवं, तथा, या, अथवा, नहीं, तो, इसलिए कि, अतः, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, वरना, मगर, या, ने आदि समुच्चय बोधक अवयवों के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे आप चुप रहिए और अपना काम कीजिए, मैं यहीं रहूँगा तथा तुमको भी साथ रखूँगा। तो इस प्रकार से कुछ वाक्य इस प्रकार से भी आते हैं जिनमें समुच्चय बोधक अव्यय कोष्ठक में दिए जाते हैं, जिनका अर्थ है कि इनका लोप भी हो सकता है। जैसे आज परीक्षा है, कोई नहीं मिलेगा, अतः कोई नहीं मिलेगा, ये इन्हीं वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। मुझे दवाई चाहिए थी इसलिए बाजार तक गया था। मैं थक गया था सो आराम करने बैठ गया। फीस नहीं जमा की अतएव स्कूल से निकाल दिया। तो इस प्रकार से ये वाक्य जो हैं समुच्चय बोधक अव्यय ये जो आपको कोष्ठक में नज़र आ रहे हैं, ये लोप भी हो जाते हैं, इन्हें लोप भी कर दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर लोप होने के बाद भी इनका भाव जो है जो का तो व्यक्त रहता है। तो संयुक्त वाक्यों के भेद प्रभेद आदि भी होते हैं। संयुक्त वाक्यों में आने वाले समुच्चय बोधक अव्यय 4 तरह के कार्य करते हैं। जैसे उपवाक्यों को जोड़ना, जोड़ने का कार्य, उपवाक्यों को विभाजित करने का कार्य, उपवाक्यों के बीच विरोध प्रकट करने का कार्य और दोनों उपवाक्यों के बीच कारण तथा परिणाम का संबंध प्रकट करने का कार्य। तो इन्हीं 4 प्रकार के कार्यों के आधार पर संयुक्त वाक्यों के 4 उपभेद किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। कैसे? संयोजक संयुक्त वाक्य कार्य क्या है? उपवाक्यों को जोड़ना। किसके द्वारा? समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा। कौन से? और, तथा, एवं, इनके द्वारा समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा यहाँ पर उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। तो आप चलिए और किसी को भेज दीजिए। भाई साहब काम करेंगे एवं भाभी जी बाजार जाएंगी। तो इस प्रकार से कोई भी वाक्य इस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। तो विभाजक संयुक्त वाक्य कार्य क्या है? उपवाक्यों को विभाजित करना। तो समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से? या, अथवा, कि, नहीं तो, अन्यथा,
न कि न आदि। जैसे खिचड़ी खाओगे या दाल चावल खाओगे, पहुंच जाओ वरना मुलाकात नहीं होगी। तो अब आगे देखते हैं विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। इनका कार्य क्या है? उपवाक्यों के बीच विरोध प्रकट करना। समुच्चय बोधक अव्यय किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, पर आदि। मैं आऊँगा तो सही पर खाना नहीं खाऊंगा। मैंने समझाया था लेकिन वह मानी नहीं। आगे कहते हैं परिणामवाची संयुक्त वाक्य। इनका कार्य क्या है? दोनों उपवाक्यों के बीच कार्य तथा परिणाम का संबंध दिखाना। इसमें संबंध दिखाना इनका कार्य है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये परिणाम कि समुच्चय बोधक अव्यय, इसलिए अतः, अतएव, सो आदि। कल बारिश आ गई थी इसलिए मैं न आ सका। तो यहाँ पर ये विशेष रूप से हम देखें कि इसलिए से जुड़े वाक्यों में इसलिए के स्थान पर या इसके साथ साथ और का प्रयोग भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि वह गाना सुनाना नहीं चाहती थी और वहाँ से चली गई, चली आई। कल बिजली चली गई थी और टीवी नहीं देख सका। तो और का प्रयोग भी इसलिए के स्थान पर और का प्रयोग भी हो सकता है। वह गाना सुनाना नहीं चाहती थी इसलिए वहाँ से चली आई, या और वहाँ से चली आई। तो इस प्रकार से यह इसलिए और अन्य, तो इसमें इस प्रकार से आप इन वाक्यों को देखेंगे। तो अब देखते हैं हम मिश्र वाक्य को। जिन जटिल वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं वे जटिल वाक्य अर्थात मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जटिल वाक्य, मिश्र वाक्य। जैसे उसने कहा था कि उसके आने के बाद गिफ्ट खोलना। वह लड़का मिला था जो नौकरी मांगने आया था। तो इस प्रकार से ये हमारे जटिल वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो इसमें मिश्र वाक्य में आने वाले जो उपवाक्य हैं, आश्रित उपवाक्य प्रायः की जो जिसे जहाँ वहाँ जब तब आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं, ये इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। तो मिश्र वाक्य में आने वाले उपवाक्य, मिश्र वाक्यों में 3 तरह के आश्रित उपवाक्य आ सकते हैं। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये संज्ञा उपवाक्य के विषय में पहले देखते हैं कि संज्ञा उपवाक्य वे उपवाक्य हैं जो वाक्य में संज्ञा पद या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आ सकते हैं और वही प्रकार्य कर सकते हैं जो प्रकार्य संज्ञा पद या पदबंध द्वारा किया जाता है। तो संज्ञा उपवाक्य की पहचान क्या होती है? कि संज्ञा उपवाक्य की पहचान के लिए वाक्य की क्रिया पर क्या शब्द से प्रश्न करना चाहिए। क्या के उत्तर में जो उपवाक्य मिलता है वही संज्ञा उपवाक्य होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य प्रायः के अव्यय से जुड़े हो रहते हैं। जैसे पिताजी ने कहा कि कल से वे नौकरी पर नहीं जाएंगे। इस वाक्य की क्रिया पर यदि क्या शब्द से प्रश्न किया जाए कि पिताजी ने क्या कहा, तो उत्तर क्या होगा? कल से वे नौकरी पर नहीं जाएंगे।
साथ ही यह उपवाक्य की समुच्चय बोधक अव्यय से भी जुड़ा है, अतः संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। यदि हम कुछ उदाहरणों के रूप में देखें तो मुझे मालूम है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, ये वाक्य हुआ। अध्यापक बोले कि कल से वे विशेष कक्षाएं नहीं लेंगे, तो यहाँ पर मुझे मालूम है ये हमारा प्रधान उपवाक्य हुआ। ये समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है, कौन से? कि। संज्ञा उपवाक्य क्या हुआ? लोग मुझे पसंद नहीं करते। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये हुआ संज्ञा उपवाक्य। अब हम देखते हैं विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य वे उपवाक्य हैं जो संज्ञा पद की विशेषता वैसे ही बताते हैं जैसे कोई विशेषण पद या विशेषण पदबंध बताता है। विशेषण उपवाक्य की क्या पहचान होती है कि विशेषण उपवाक्य की पहचान के लिए प्रधान उपवाक्य के कर्ता पर कौन सा या कौन सी शब्द से प्रश्न कीजिए, उत्तर में मिलने वाले उपवाक्य विशेषण उपवाक्य होंगे। तो इसके अतिरिक्त भी यदि हम देखें तो विशेषण उपवाक्य प्रायः जो जिस आदि अवयवों से जुड़े रहते हैं, जैसे जो लड़की काम कर रही थी वह बहुत ईमानदार है। वाक्य की प्रधान उपवाक्य पर यदि कौन सी शब्द से प्रश्न करें कि कौन सी लड़की ईमानदार है, तो उत्तर में मिलने वाला उपवाक्य जो लड़की काम कर रही थी विशेषण उपवाक्य होगा। तो इसके अलावा यह जो परसर्ग से, इसके अलावा यह जो परसर्ग से भी जुड़ा हुआ है। जैसे पिताजी ने वह मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था। पिताजी ने कौन सा मकान बेच दिया? जो पुराना हो गया था। तो यहाँ पर कौन सा, जब हम इस प्रश्न को कौन सा मकान बेच दिया? पुराना हो गया था, जो पुराना हो गया था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये वाक्य। तो अब आगे देखते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य वाक्य में क्रिया विशेषण पद या क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर आ सकते हैं, और जिस तरह क्रिया विशेषण पद पदबंध वाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसी तरह ये भी क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेद तथा उनकी पहचान क्या होती है? जिस तरह क्रिया विशेषण क्रिया के जटिल होने के समय स्थान, रीति, परिमाण तथा कारण संबंधी विशेषता बताते हैं, उसी तरह क्रिया विशेषण उपवाक्य भी क्रिया की इन्हीं विशेषताओं को बताते हैं। इन्हीं प्रकारों के कारण क्रिया विशेषण उपवाक्यों के निम्नलिखित भेद माने जाते हैं। जैसे स्थानवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसका पता क्रिया पर कहाँ प्रश्न के उत्तर में मिलता है। जैसे जहाँ तुम जाओगे मैं भी वहीं जाऊँगा, मैं भी वहीं आऊँगा। कालवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, इनका पता क्रिया पर कब प्रश्न के उत्तर में मिलता है। जैसे जब तुम आओगी तब हम खाना खाएंगे। रीतिवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसका पता क्रिया पर कैसे प्रश्न के उत्तर में मिलता है। जैसे वह ऐसे चल रहा था जैसे कोई बीमार चलता हो।
परिमाणवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य। इन उपवाक्यों का पता क्रिया पर कितना प्रश्नवाचक शब्द के उत्तर में मिलता है, जैसे वह डॉक्टर के पास इसलिए गई हैं क्योंकि उसके कान में दर्द है। यदि कारणवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य के विषय में जाने तो इन उपवाक्यों तथा वाक्य के प्रधान उपवाक्य के बीच कार्य कारण भाव का संबंध होता है। प्रधान उपवाक्य किसी कार्य को व्यक्त करता है तथा आश्रित उपवाक्य उसका कारण होता है। जैसे क्योंकि उसके कान में दर्द है इसलिए वह डॉक्टर के पास गई है। चूंकि अस्पताल पास ही है अतः मैं मरीज से मिलने चला गया। तो इस प्रकार से यहाँ क्रिया विशेषण उपवाक्य की पहचान के लिए प्रधान उपवाक्य की क्रिया पर कब, कहाँ, कैसे, कितना तथा क्यों आदि शब्दों से प्रश्न कीजिए और इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर में मिलने वाले जो आश्रित उपवाक्य हैं उन्हें ही हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि वाक्य, प्रश्न और क्रिया विशेषण उपवाक्य वह वहाँ रहता है जहाँ बहुत गंदगी है। कहाँ रहता है? जहाँ बहुत गंदगी है। हम सब स्टेशन पर पहुँचे जब गाड़ी चली गई थी। कब पहुँचे? जब गाड़ी चली गई थी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इनकी इस प्रकार से पहचान की जाती है। कुछ उदाहरण देखिए। मैं इसलिए शिमला गया था जिससे विवाह में शामिल हो सकूं। मैं इसलिए शिमला गया था, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य जिससे विवाह में शामिल हो सकूं। उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो। उतना ही बोलो ये हमारा प्रधान उपवाक्य हुआ और जितना आवश्यक हो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हमारे अन्य उदाहरण हुए। तो अब क्रिया विशेषण उपवाक्य हुए। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये मिश्र वाक्य हम आपको बता चुके मिश्र वाक्य के विषय में। अब हम देखते हैं संयुक्त मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त मिश्र वाक्य। अब संयुक्त मिश्र वाक्य हमारे सामने आता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो जाता है कि ये जटिल वाक्य, मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्यों के मिश्रण होते हैं। इनसे मिश्रित होते हैं। इनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है और तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ स्वतंत्र उपवाक्य होता है। तो यहाँ पर इसलिए संयुक्त मिश्र वाक्य हुआ। अब हम देखते हैं कि प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य और स्वतंत्र उपवाक्य। अध्यापक बोले कि कल सब छात्रों को 8 बजे तक पहुंचना है और नाटक करना है। अध्यापक बोले। अब ये तो हुआ हमारा प्रधान उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य, अध्यापक बोले प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य कि कल सब छात्रों को 8 बजे तक पहुंचना है और स्वतंत्र उपवाक्य और नाटक करना है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रधान उपवाक्य मतलब प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, स्वतंत्र उपवाक्य। तो अब देखते हैं संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य में क्या अंतर होता है। संयुक्त वाक्यों के सभी उपवाक्य समान अधिकार वाले होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और मिश्र वाक्य में आने वाले उपवाक्यों में एक प्रधान तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। दूसरा देखिए,
संयुक्त वाक्यों के उपवाक्यों को स्वतंत्र या समानाधिकृत उपवाक्य कहते हैं। उन्हें समानाधिकृत उपवाक्य कहा जाता है। और मिश्र वाक्य के अंतर्गत आश्रित उपवाक्य वाक्य के प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। यदि हम संयुक्त वाक्य के विषय में देखें तो इनके उपवाक्यों को वाक्य से बाहर निकालकर स्वतंत्र वाक्यों की तरह बोला जा सकता है। उपवाक्यों को हम वाक्यों से बाहर निकाल करके उन्हें एक स्वतंत्र उपवाक्यों की तरह बोल सकते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य यदि है तो उसे प्रधान उपवाक्य को अलग से स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, आश्रित उपवाक्यों को नहीं। कहते हैं कि प्रधान उपवाक्यों को अलग से स्वतंत्र रूप में तो बोल सकते हैं, परंतु आश्रित उपवाक्यों को नहीं बोल सकते। ये इनका विशेष रूप से संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्यों का अंतर माना जाता है। तो इसमें सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में किस प्रकार से रूपांतर होता है। अब हम इसमें रूपांतर के विषय में देखते हैं कि सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में किस प्रकार से बदलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संज्ञा पदबंधों को संज्ञा उपवाक्यों में बदल करके, तो संज्ञा पदबंध प्रायः कर्ता तथा कर्म के स्थान पर आते हैं तथा दो प्रकार के माने जाते हैं। विशेषण आदि विस्तारक जोड़कर बने संज्ञा पदबंध, जैसे लड़का या महिला। संज्ञा पद में विशेषण विस्तारक अर्थात विशेषण जोड़कर सफाई करने वाला लड़का, नीली साड़ी वाली महिला संज्ञा पदबंध बनाए जा सकते हैं। जैसे झूठ बोलने वाले लोग, बीमार ग्रस्त बच्चा, पका हुआ मीठा आम, सड़े हुए केले आदि। इस प्रकार से यहाँ पर दो या दो से अधिक संज्ञा पदों के मेल से बने संज्ञा पदबंध, जैसे बाल और चावल, मोहन और सोहन, राम और श्याम। तो यहाँ पर सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों के बदलने के लिए दोनों की तरह के संज्ञा पदबंधों को स्वतंत्र उपवाक्यों या समानाधिकृत उपवाक्यों में बदलकर संयुक्त वाक्य बनाए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। बीमार लड़का घर चला गया। अब इसमें कौन सा हम यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ते हैं, तो इसमें देखिए कि बीमार लड़का घर चला गया। लड़का बीमार था इसलिए वह घर चला गया, इसलिए वह घर चला गया। बच्चे ने सड़ा हुआ अमरूद खाया। अमरूद सड़ा हुआ था, फिर भी लड़के ने खाया। कृदंत शब्दों, कृदंत रूपों के विषय में देखते हैं। कृदंत रूपों को उपवाक्य में बदल करके, कृदंत में शब्द हैं जो क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगा करके बनते हैं तथा वाक्यों में संज्ञा विशेषण एवं क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। दौड़कर, चलकर, चलते चलते, लिखते हुए, करते हुए आदि आदि। तो सरल वाक्य और फिर संयुक्त वाक्य। वह खाना बनाते हुए बात कर रही थी, तो संयुक्त वाक्य क्या हुआ? वह खाना बना रही थी और बात भी कर रही थी। अब हम देखते हैं संयुक्त वाक्यों का सरल वाक्यों में रूपांतर। संयुक्त वाक्यों से सरल वाक्य बनाने हों
तो सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाने के कारण जो कार्य ऊपर बताए गए हैं उनके विपरीत कार्य करें। कैसे? तो संयुक्त वाक्यों में आने वाले उपवाक्यों को संज्ञा पदबंधों से बदल करके, जैसे वह बेईमान है इसलिए दुखी रहता है, ये हमारा संयुक्त वाक्य हुआ। और यदि हमें सरल वाक्य इसमें बनाना है तो वह बेईमान होने के कारण हमेशा दुखी रहता है। जैसे राम नौकरी करेगा अथवा श्याम नौकरी करेगा, सर ये संयुक्त वाक्य हुआ। अब सरल वाक्य, राम अथवा श्याम में कोई एक नौकरी करेगा। उपवाक्यों को कृदंत रूपों में बदलकर हम देखते हैं कि किस प्रकार से। वह गाड़ी में बैठा और घर चला गया, सरल वाक्य, ये संयुक्त वाक्य हुआ हमारा। वह गाड़ी में बैठा और चला गया। अब सरल वाक्य क्या हुआ? वह गाड़ी में बैठकर चला गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य हुआ। तो अब हम इसमें मिश्र वाक्यों के अंतर्गत सरल वाक्यों का मिश्र वाक्यों में रूपांतर ये देखा गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ। तो ये सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर हुई। अब हम इसमें देखते हैं कि हम यहाँ पर ये हुआ हमारा सरल वाक्यों का मिश्र वाक्यों में परिवर्तन, सरल वाक्यों का मिश्र वाक्यों में रूपांतर, ये हम देखते हैं। तो सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलने का क्या अर्थ है? तो ये अब हम इसमें आश्रित उपवाक्य के विषय में देखते हैं कि इसमें प्रधान उपवाक्य मिश्र वाक्य में बदलने का अर्थ है सरल वाक्य के पदों पदबंधों को ऐसे उपवाक्यों में बदलना जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो तथा शेष उस पर आश्रित उपवाक्य हो। तो इसमें आश्रित उपवाक्य तीनों तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो यहाँ पर सरल वाक्यों को मिश्र वाक्यों में बदलने के लिए हमें यह कार्य करने चाहिए। सरल वाक्य के विशेषण पदों पदबंधों को विशेषण उपवाक्यों में बदलें। क्रिया विशेषण पदों पदबंधों को क्रिया विशेषण उपवाक्य में बदलें और संज्ञा पदबंधों को संज्ञा उपवाक्य में बदलें। यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है, जैसे काली साड़ी वाली लड़की को बुलाओ। ये हमारा हुआ सरल वाक्य। अब विशेषण उपवाक्य युक्त मिश्र वाक्य देखते हैं। उस लड़की को बुलाओ जिसने काली साड़ी पहनी है। मैंने पुराना मकान बेच दिया। विशेषण उपवाक्य युक्त मिश्र वाक्य, मैंने वह मकान बेच दिया जो पुराना था। इस प्रकार से क्रिया विशेषण उपवाक्य युक्त मिश्र वाक्य को देखते हैं। जैसे बादल
छाने पर मन खुश हो जाता है। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य युक्त मिश्र वाक्य, जब बादल छाते हैं मन खुश हो जाता है। यदि हम संज्ञा उपवाक्य युक्त मिश्र वाक्यों को देखें, मैंने भाई से मेला जाने की बात कही। तो संज्ञा उपवाक्य युक्त मिश्र वाक्य, मैंने भाई से यह बात कही कि मैं मेला जाऊंगा। तो अब आगे देखते हैं हम मिश्र वाक्यों का सरल वाक्यों में रूपांतर। तो यहाँ पर मिश्र वाक्यों से सरल वाक्य बनाने हों तो सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने हेतु जो कार्य ऊपर बताया गया है उसके विपरीत हमें कार्य करना है। जैसे विशेषण उपवाक्य उपमिश्र वाक्य, उस लड़की को बुलाओ जिसके बाल घुंघराले हैं। सरल वाक्य हमें इससे बनाना है, घुंघराले बालों वाली लड़की को बुलाओ। उस लड़की को अस्पताल ले जाओ जो बीमार है। सरल वाक्य में बीमार लड़की को अस्पताल ले जाओ। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य युक्त मिश्र वाक्य, जब वर्षा होती है मन प्रसन्न हो जाता है। वर्षा होने पर सरल वाक्य बनाना है, वर्षा होने पर मन प्रसन्न हो जाता है। संज्ञा उपवाक्य युक्त मिश्र वाक्य, पिताजी ने गुस्से से कहा कि वे किसी की बात नहीं मानेंगे। सरल वाक्य, गुस्से में पिताजी ने किसी की बात न मानने के लिए कहा। अब मिश्र वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में रूपांतर। मिश्र वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदलते समय मिश्र वाक्यों के आश्रित उपवाक्यों को स्वतंत्र उपवाक्य में बदलने की कोशिश करो, तभी जाकर के यह यहाँ पर मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनेंगे। तो जैसे ही चोर घर में घुसे पुलिस आ गई। संयुक्त वाक्य, चोर घर में घुसे और पुलिस आ गई। मिश्र वाक्य को देखिए, मैं बाजार इसलिए गया था क्योंकि मुझे फल लेने थे। संयुक्त, मुझे फल लेने थे इसलिए मैं बाजार गया था। अब हम देखते हैं संयुक्त वाक्यों का मिश्र वाक्यों में रूपांतर। संयुक्त वाक्यों के स्वतंत्र उपवाक्यों में से किसी एक उपवाक्य को मिश्र वाक्य के प्रधान उपवाक्य में तथा दूसरे उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य में बदलते हैं, तभी संयुक्त से मिश्र उपवाक्य का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, पिताजी ने पर्स खोला और मैं पैसे दे दिए। मिश्र वाक्य, जब पिताजी ने पर्स खोला तब पैसे दे दिए। वह बाजार गया और फल खरीदे। मिश्र वाक्य, ये हमारा संयुक्त वाक्य हुआ। अब मिश्र वाक्य, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। तो इस प्रकार से संयुक्त वाक्यों से मिश्र वाक्य बनाए। प्रक्रिया जो है वो वस्तुतः मिश्र वाक्यों से संयुक्त वाक्य बनाए जाने की प्रक्रिया के ठीक विपरीत मानी जाती है। अब हम ये आपका ये पूरा अभ्यास हुआ और इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली जो बातें हैं उनके विषय में थोड़ा सा विचार करते हैं। उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों और विचारों को संप्रेषित करता है वाक्य कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं, सरल वाक्य और जटिल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है वे सरल वाक्य कहलाए जाते हैं। जटिल वाक्य एक से अधिक क्रिया पदबंध वाले वाक्य कहलाते हैं। इनमें संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य तथा संयुक्त मिश्र वाक्य आते हैं। संयुक्त वाक्यों में सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। जिन जटिल वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं
में जटिल वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त मिश्र वाक्य तथा संयुक्त वाक्यों के मिश्रण होते हैं। इनमें एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा आश्रित उपवाक्य तथा तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा स्वतंत्र उपवाक्य होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका एक जो हमने इसमें पढ़ा है वह सब ध्यान देने योग्य बातों में आ गए। तो इस प्रकार ये आपका हुआ रचना के आधार पर वाक्य भेद। इसको अच्छी तरह से कर लेना और इसके बाद हम अन्य फिर और आगे बताएंगे।